बच्चों, हम कक्षा 12 के समाजशास्त्र विषय के भाग 2 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास। इस पुस्तक के तीसरे अध्याय को हम कर रहे हैं, जिसका की नाम है भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ। और आज हम इसके तीसरे भाग को करने जा रहे हैं, जिसका नाम है राजनीतिक दल, दबाव समूह और लोकतांत्रिक राजनीति। तो शुरू करते हैं अध्याय 3 का भाग 3। पिछले भागों में हमने देखा कि 1947 से पूर्व भारतीयों को अंग्रेज़ों के द्वारा एक महत्वपूर्ण चुनौती दी जाती है, और वो ये कि आप भारतीय जो हैं संविधान का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो इसी के प्रत्युत्तर में, इसी का उत्तर देते हुए भारतीय 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार करते हैं मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और उसके पश्चात कांग्रेस भी एक अधिवेशन आयोजित करती है 1931 में, जिसे हम कहते हैं कराची अधिवेशन। और इन दोनों के माध्यम से हम अपने मूल उद्देश्यों को रखते हैं अंग्रेज़ों के सामने कि भारतीयों को लोकतंत्र में किस प्रकार के विचार चाहिएंगे, यानी कि संविधान में किस प्रकार के विचारों को हम स्थान देने वाले हैं। उसी के परिणाम स्वरूप हम जब संविधान निर्माण करते हैं तो हम देखते हैं कि हमने हमारी प्रस्तावना में ही यह बात स्पष्ट कर दी कि भारतीय जो हैं वह सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय को महत्वपूर्ण मानते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि हमारा संविधान जो है सभी समाजों, सभी वर्गों और समुदायों को महत्वपूर्ण मानते हुए उनके लिए न्याय की स्थापना करेगा। इस प्रकार हमने आगे बढ़ते हुए देखा कि लोकतंत्र की स्थापना में भी हमने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रमुख स्थान दिया था, यानी कि हमने बात की थी ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र को लागू करवाने की, जिसके अंतर्गत हमने पंचायती राज की स्थापना 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, राजस्थान में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी नेहरू के द्वारा करवाई थी। यानी कि अब पंचायती राज के द्वारा भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थापना हो जाती है। लेकिन इसमें भी मतभेद इस आधार पर होता है कि क्या इसे संविधान में स्थान दिया जाना चाहिए, लेकिन कुछ समय पश्चात इस पर एक आम सहमति बन जाती है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अर्थात स्थानीय स्वशासन को भी संविधान में स्थान मिलना चाहिए। और उसी के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज को संविधान में स्थान दिलाया था, जिसके माध्यम से हमने समाज की असमानताओं को समाप्त करने के प्रयास भी किए थे, चाहे वह महिलाओं के आधार पर असमानता की बात हो या जातिगत आधार पर। यानी कि हमने 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी थी, जो कि महिला सशक्तिकरण के पक्ष में एक बहुत ही बड़ा कदम था। इसी तरीके से हमने जातिवाद को समाप्त करने के प्रयास के रूप में इन्हीं 33% आरक्षित स्थानों में से हमने 17% अनुसूचित जातियों के लिए और जनजातियों के लिए आरक्षित कर दिए थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किस प्रकार स्थान रखता है, और इसके माध्यम से आम जनता जो है ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र में शामिल होती है। इस प्रकार हमने देखा कि लोकतंत्र की स्थापना में भी हमने कितने सारे संघर्ष किए थे, और इसी के आधार पर हम आगे बढ़ते हुए भी देखते हैं कि समाजशास्त्र और राजनीति किस प्रकार जुड़े हुए हैं। तो उसी के माध्यम से हम हित समूहों की बात भी करते हैं, यानी कि हमारे समाज में कई सारे हित समूह भी हैं जो कि अपने अपने हितों को लेकर के सरकार से बात करते हैं और अपने हितों के बारे में अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखते हैं। तो शुरू करते हैं हित समूहों से। हित समूह जो सरकार से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। यानी कि हम देखते हैं कि यदि एक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत समस्या लेकर के सरकार के समक्ष जाएगा तो सरकार जो है उसकी समस्या को हल नहीं कर पाएगी। इस कारण हम बात करते हैं कि समान हितों वाले कई सारे व्यक्ति मिलकर एक समूह के रूप में
सरकार के समक्ष जाते हैं और सरकार से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं और उसे ही हम क्या कहते हैं, हित समूह कहते हैं। इस प्रकार संविधान सभा में भी विभिन्न समूहों ने अपने अपने हितों को रखा था। हमने संविधान सभा की जब बात की थी तो हमने देखा था कि भारत में जो विभिन्न असमानताएं विद्यमान थी, उस आधार पर भी संविधान सभा में एक लंबी बहस चली थी कि उन सभी हित समूहों को अपने अपने हितों के लिए संविधान में प्रावधान रखवाने थे। इसीलिए उन संविधान सभा में समूहों ने अपने अपने बातों को आगे स्पष्ट किया था। जैसे कि हम बात करते हैं महिलाओं की, हम बात करते हैं दलित जातियों की और हम बात कर सकते हैं आदिवासियों की। यानी कि हम कहते हैं कि संविधान के निर्माण के समय पर जो हमारी संविधान सभा थी, उसमें भी विभिन्न समूहों ने अपने अपने हितों को आगे रखा था ताकि अपने हितों के प्रावधान वह कहाँ करवा सकें, संविधान में करवा सकें। और उस समय की जो प्रमुख समस्याएं थी, चाहे वो महिलाओं को लेकर के हो, चाहे वह दलित जातियों को लेकर के हो या वह आदिवासियों की समस्याएं हो, उन सभी के सुधार के लिए प्रावधान संविधान में किए जाएं। इसलिए महिला हित समूह भी उस समय पर अपनी आवाज़ उठाते हैं, दलित जातियों के हित समूह भी उस समय पर अपने आवाज़ उठाते हैं और आदिवासियों के हित समूह भी संविधान सभा में अपनी आवाज़ उठाते हैं। तो इस प्रकार हमारा संविधान निर्मित होता है, जिसमें कि इन सभी वर्गों, जातियों और सभी प्रकार के पिछड़े समाज के हिस्सों के लिए कानूनों का निर्माण संविधान में करने का प्रावधान किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय लोकतंत्र की जो स्थापना है, उसमें विभिन्न प्रकार के हित समूह रहे थे। यानी कि हमारे लोकतंत्र के निर्माण के समय पर ही हमने हित समूहों को स्थान दिया था कि हमें सभी के हितों को ध्यान में रखकर हमारे लोकतंत्र की स्थापना करनी है। इसी तरीके से ये समूह कौन कौन से थे, तो हम कहेंगे ये किसानों के समूह थे, ये शिक्षित कर्मचारियों के समूह थे और यह उद्योगपतियों के भी समूह थे। तो हम कहेंगे ये हित समूह किसानों, शिक्षित कर्मचारियों और उद्योगपतियों के रूप में संगठित होकर अपनी बात को सरकार के समक्ष रखते हैं। यानी कि भारतीय लोकतंत्र में किसानों के भी हित समूह हैं, सरकारी कर्मचारियों के भी हित समूह हैं और उद्योगपतियों के भी हित समूह हैं, जो कि हमें आए दिन समाचार पत्रों और मीडिया में देखने और सुनने को मिलते हैं। यानी कि किसानों, शिक्षित कर्मचारियों, उद्योगपतियों, श्रमिकों, सभी के लिए अपने अपने हित सरकार के समक्ष रखने के विभिन्न तरीके होते हैं और इनमें से जिन हितों को सरकार सही मानती है, उन्हें सरकार आगे चलकर उनके लिए योजनाओं के रूप में लागू भी करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जब हित समूह अपनी बात को सरकार के समक्ष रखते हैं तो एक प्रकार से लोकतांत्रिक समाज की, एक प्रकार से एक लोकतांत्रिक राष्ट्र का निर्माण होता है। यानी कि इसी प्रकार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यानी कि हम कहेंगे हित समूह के साथ साथ लोकतंत्र की स्थापना के लिए राजनीतिक दलों का होना भी बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि हम बात करें कि किसी देश में यदि एक ही राजनीतिक दल होगा तो आम जनता के समक्ष जो है विकल्पों की कमी होगी और इस प्रकार से वह एकमात्र राजनीतिक दल जो है अपनी मनमानी नीतियों को बनाएगा और कहीं ना कहीं जनता के साथ अन्याय होगा। इसीलिए लोकतंत्र में बहुत सारे राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है ताकि आम जनता के समक्ष बहुत सारे विकल्प हो सकें। इसी के परिणाम स्वरूप हम कहते हैं कि दल के संबंध में मैक्स वेबर के क्या विचार हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मैक्स वेबर कौन है, तो हम कहेंगे हमारे विषय समाजशास्त्र के संस्थापक पिता में से एक कौन है, मैक्स वेबर हैं। यानी कि हमारे विषय समाजशास्त्र के पिता ऑगस्ट कॉम्टे थे, लेकिन उसके पश्चात कुछ 4
प्रमुख समाजशास्त्रियों ने भी समाजशास्त्र के विकास में योगदान दिया था, जिनमें कि हम हर्बर्ट स्पेंसर की बात करते हैं, जिसमें हम इमाइल दुर्खीम की बात करते हैं, जिनमें कि हम मैक्स वेबर की बात करते हैं और हम कार्ल मार्क्स की बात करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये थे समाजशास्त्र के संस्थापक सदस्य। उसी में से एक थे हमारे मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर क्या कहते हैं, जो कि जर्मनी देश से संबंध रखते थे, कि दल क्या होगा। मैक्स वेबर ने दल और सत्ता के बारे में अपने विचार रखे थे। तो उन्होंने कहा कि दल क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि वर्गों की वास्तविक स्थिति अर्थ प्रणाली के क्रम में है, जबकि परिस्थिति समूहों का स्थान सामाजिक क्रम में है, लेकिन दल शक्ति संरचना के अंतर्गत होते हैं। यानी कि दल को बताने के लिए वह वर्गों को भी बता रहे हैं और परिस्थिति समूहों को भी बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि वर्गों के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है, आर्थिक स्थिति को जानना आवश्यक है। उसी तरीके से परिस्थिति समूहों को जानने के लिए समाज में स्थान क्या है, यह जानना आवश्यक है। उसी तरीके से यदि दलों की बात की जाए तो दलों के लिए शक्ति का होना आवश्यक है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि वर्गों की वास्तविक स्थिति किससे जानी जा सकती है, अर्थ प्रणाली के आधार पर जानी जा सकती है। वहीं परिस्थिति समूहों का स्थान सामाजिक क्रम में है, यानी परिस्थिति समूह कैसे निर्धारित होगा, आपके समाज में स्थान से निर्धारित होगा। और उसी तरीके से दल भी शक्ति संरचना के अंतर्गत निर्मित होते हैं। तो यह था मैक्स वेबर का विचार, जो कि समाजशास्त्र के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इसी के पश्चात हम देखते हैं कि दलों की क्रियाएं हमेशा एक ऐसे उद्देश्य के लिए होती हैं जिनकी प्राप्ति एक नियोजित दृष्टि के लिए की जाती है। यानी कि इन दलों का एक उद्देश्य होता है, इन दलों का एक कारण होता है। दल का उद्देश्य किसी आदर्श या भौतिक आवश्यकता के लिए कार्यक्रम की वास्तविकता को जानना भी हो सकता है, या उद्देश्य निजी भी हो सकता है, जैसे कि आराम, शक्ति और इनके माध्यम से नेता और दल के अनुयायियों का सम्मान। यानी कि एक राजनीतिक दल जो है वह किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के बनाया जाता है, और इसका उद्देश्य कुछ भी हो सकता है। वह भौतिक उद्देश्य भी हो सकता है और अभौतिक उद्देश्य भी हो सकता है, और इसके माध्यम से वह सत्ता को प्राप्त करने की कोशिश करता है। यानी कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक दल जो है सत्ता यानी कि शासन में आना चाहता है, ताकि वह स्वयं के नेताओं का और दल के अनुयायियों का कार्य कर सके। तो इस प्रकार से एक राजनीतिक दल का निर्माण एक ना एक उद्देश्य के कारण होता है, किसी न किसी कारण की वजह से किसी राजनीतिक दल का निर्माण होता है। अर्थात हम कहेंगे कि राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन होता है जो सत्ता हथियाने और सत्ता का उपयोग कुछ विशिष्ट कार्यों को करने के उद्देश्य से स्थापित किया जाता है। यानी कि जो राजनीतिक दल है उसका उद्देश्य होगा कि वह सत्ता में आए और सत्ता में आकर के वह नीतियों का निर्माण करे और अपने उद्देश्यों की पूर्ति करे। जिससे कि वह निर्मित हुआ था। यानी कि दल का निर्माण करते समय जिस उद्देश्य को प्रमुखता से रखा गया था उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह सत्ता में आना चाहता है, ताकि सत्ता में आकर उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वह क्या कर सके, नीतियों का निर्माण कर सके और अपने नेताओं और अपने अनुयायियों की मदद कर सके। तो इस प्रकार राजनीतिक दल एक संगठन होता है। इसकी अपनी समाज के लिए विशेष समझ होती है। यानी कि राजनीतिक दल और प्रत्येक राजनीतिक दल सभी की समाज के लिए अपनी अपनी समझ होती है। यानी कि समाज में वह क्या सुधार करना चाहते हैं, समाज में वह किस प्रकार की व्यवस्था लाना चाहते हैं,
इसके लिए इन सभी राजनीतिक दलों के अपने अपने विचार या अपने अपने मत होते हैं। तो इस प्रकार इनकी विचारधारा से मेल खाने वाले हित समूह इन दलों से जुड़कर इनके मुद्दों को उठाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि एक दल जो है उसकी जो भी विचारधारा होगी उस विचारधारा से मेल खाते हुए हित समूह इस दल से जुड़ जाते हैं। यानी कि इस दल की जो भी विचारधारा है उसकी विचारधारा से जो भी हित समूह मेल खाते हैं वे आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं और इनके मुद्दों को यानी कि हित समूहों के मुद्दों को यह दल उठाने लगता है, क्योंकि यह जो हित समूह होता है कहीं ना कहीं वह इस दल का सहायता या सहयोग कर रहा होता है। कहने का अर्थ यह है कि प्रत्येक राजनीतिक दल से जुड़े हुए कुछ हित समूह होते हैं और ये हित समूह उस राजनीतिक दल को प्रभावित करते हैं कि आप सत्ता में आकर हमारे लिए नीतियों का निर्माण करें। तो इस प्रकार से यह राजनीतिक दलों को प्रभावित करते हैं। आगे चलकर हम देखते हैं कि इन हित समूहों की यदि उद्देश्य पूर्ति नहीं होती, यानी कि इन राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हित समूह का काम ये राजनीतिक दल यदि नहीं कर रहे होते हैं तो इसका परिणाम होता है कि ये हित समूह आगे चलकर उस राजनीतिक दल से अलग हो जाते हैं। और ये क्या कर सकते हैं, ये दो तरीके अपना सकते हैं। ये हित समूह या तो खुद ही एक अलग दल बना लेंगे या एक नई पार्टी का निर्माण कर लेंगे, क्योंकि इन्होंने जिस पार्टी को समर्थन दिया था उस पार्टी ने इनका कार्य नहीं किया। तो इस प्रकार यह हित समूह क्या करेगा, एक अलग दल बना लेगा यानी एक अलग पार्टी बना लेगा, या फिर यह परिवर्तित हो जाएगा किसमें, एक दबाव समूह में। तो सरकार पर, राजनीतिक दल पर यह दबाव बना करके अपनी नीतियों का निर्माण करवा सकता है। कहने का अर्थ यह है कि एक राजनीतिक दल जो होता है वह एक विचारधारा से जुड़ा हुआ होता है और आने वाले समय में उसी की विचारधारा से मेल खाते हुए हित समूह भी उस राजनीतिक दल से जुड़ने लगते हैं और ये हित समूह उस राजनीतिक दल को प्रभावित भी करते हैं कि आप सत्ता में आकर के हमारे लिए सुधार के लिए नीतियों का निर्माण करें। लेकिन यदि राजनीतिक दल उनके सुधार और उनके पक्ष में नीतियों का निर्माण नहीं करता है या हित समूह के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती है तो उस समय पर ये हित समूह एक नई पार्टी बना सकते हैं या फिर खुद एक दबाव समूह का रूप ले लेते हैं। तो आगे जानते हैं। स्वतंत्रता के समय पर यानी कि हमारे पहले आम चुनाव हुए थे 1951-52 में और उस समय पर कुल 14 राष्ट्रीय दल थे, यानी कि भारत का जो चुनाव आयोग है वह राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और वह कहता है कि कौन सा दल राष्ट्रीय दल है और कौन सा दल जो है क्षेत्रीय दल होगा। तो प्रथम आम चुनाव हुए थे 1951 और 52 में। उस समय पर 14 राष्ट्रीय दल थे जो इस प्रकार थे। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि वर्तमान में कौन से प्रमुख दल भारत में हैं, जिसमें हम बात कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की, बहुजन समाज पार्टी की, कम्युनिस्ट पार्टी की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की, शिवसेना की और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की। यानी कि ये सभी दल क्या हैं, भारतीय लोकतंत्र के अहम हिस्से हैं और इनके अपने अपने चुनाव चिन्ह होते हैं। तो इस प्रकार भारतीय लोकतंत्र का एक प्रमुख हिस्सा है राजनीतिक दल, जिनके माध्यम से भारतीय जनता को विकल्प उपलब्ध होते हैं कि हम इनमें से जिस भी विचारधारा से मेल खाते हुए विचार हमारे हैं तो हम उन विचारधाराओं से मेल खाते हुए दलों को चुन करके सत्ता में ला सकते हैं। यानी कि वे आगे जाकर के शासन में भाग लेते हैं और सत्ता का निर्माण करते हैं और धीरे धीरे इन्हीं सत्ता में आने के बाद में वे नीतियों का निर्माण भी करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि राजनीतिक दल जो है हमारे भारतीय लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है।
अब बात करते हैं कि दबाव समूह जो होते हैं वह राजनीतिक क्षेत्रों में कुछ निश्चित हितों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं, और इसका उदाहरण है हमारे देश में प्रस्तुत होने वाला बजट। यानी कि हर साल फरवरी के अंत में भारत सरकार के वित्त मंत्री संसद के सामने बजट पेश करते हैं। इसके पहले हर रोज़ अखबार में यह खबर छपती है कि भारतीय उद्यमियों के संगठन, श्रमिक संघ, किसान और महिलाओं के संगठनों ने वित्त मंत्रालय के साथ बैठक की। यानी कि बजट में अपने अनुसार प्रावधान लाने के लिए ये दबाव समूह जाकर के वित्त मंत्री से भी मिलते हैं, जिसमें कि हम बात कर सकते हैं उद्यमियों के दबाव समूह, श्रमिक संघों के संगठन, किसानों के संगठन और महिलाओं के संगठन, ताकि बजट में इनके लिए क्या हो, प्रावधान हो। तो ये सभी क्या कार्य हैं? कार्य हैं दबाव समूह के कार्य हैं। प्राथमिक उद्देश्य, दबाव समूहों के प्रमुख उद्देश्य। दबाव समूह जो है वैधानिक अंगों के माध्यम से सदस्यों का समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं। यानी कि वैधानिक अंगों में केंद्र में हम बात कर सकते हैं संसद की, और राज्यों में हम विधानमंडलों की बात कर सकते हैं। यानी कि राज्यों और केंद्र में ये जो वैधानिक संस्थाएं हैं जो कि कानूनों का निर्माण करती है, उन पर भी ये दबाव समूह जो हैं अपना प्रभाव डालते हैं, ताकि उन संस्थाओं में बैठे हुए सदस्य इन दबाव समूहों के लाभ के लिए नीतियों का निर्माण करें। तो हम कहेंगे कि ये प्राथमिक रूप से वैधानिक अंगों के सदस्यों का समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं। अन्यथा ये सरकार का क्या करते हैं? विरोध भी करते हैं, जिसे हम समाचार पत्रों, पत्रिकाओं में व मीडिया में देखते हैं। यह विरोध सड़कों पर भी होता है और लिखित रूप में भी हमें देखने को मिलता है। यानी कि राजनीतिक दलों के साथ में हित समूह भी और साथ साथ दबाव समूह भी हमारे लोकतंत्र के एक अहम हिस्से के रूप में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार दबाव समूह जो है दबाव डालने के अतिरिक्त मंत्रियों व कर्मचारियों को प्रलोभन भी देते हैं, ताकि ये मंत्री और कर्मचारी भी उनके अनुसार ही नीतियों को बनाएं या योजनाओं को बनाएं और लागू करें। चुनाव में राजनीतिक दल को धन व कार्यकर्ताओं को सुविधाएं भी ये दबाव समूह देते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि चंदे के रूप में ये राजनीतिक दलों को सहायता देते हैं। तो इस प्रकार यह दबाव समूह प्रलोभन भी दे रहे होते हैं। लेकिन क्या इनका कोई सकारात्मक पक्ष भी है? तो हम कहेंगे कि ये तो इनका नकारात्मक पक्ष है, लेकिन सकारात्मक रूप में ये दबाव समूह जो हैं लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रक्रियाओं को सुदृढ़ भी करते हैं, ताकि जनता की आवाज़ जो है सरकार तक पहुंच सके। और ये दबाव समूह जनता और सरकार के बीच में कड़ी का कार्य भी करते हैं। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि दबाव समूह की हमारे भारतीय लोकतंत्र में क्या भूमिका है? तो हम कहेंगे कि यह आम जनता और सरकार के बीच में एक कड़ी का कार्य करते हैं, क्योंकि ऐसा हमेशा संभव नहीं कि आम जनता सीधे सरकार से संपर्क कर सके। तो कड़ी कौन बन जाती है? ये दबाव समूह कड़ी बन जाते हैं। यह दबाव समूह जो है सामाजिक एकता के प्रतीक भी हैं और राजनीतिक जागरूकता लाने के माध्यम भी हैं। यानी कि जनता जो है इनके माध्यम से आम जन में जन जागरूकता भी फैलती है। दबाव समूह के रूप में कुछ चुनौतियाँ, तो हम कहेंगे ये राष्ट्रीय एकीकरण के लिए खतरा है। जब जब दबाव समूह बहुत ही स्वार्थी उद्देश्यों को लेकर के सरकार के समक्ष जाते हैं, तो सरकार यदि इन उद्देश्यों को पूरा करती है तो इससे हमारे राष्ट्रीय एकीकरण पर बहुत ही बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता है। तो इस प्रकार यह एक बहुत बड़ी चुनौती भी साबित हो सकते हैं भारतीय लोकतंत्र में। यदि हम बात करें कुछ प्रमुख दबाव समूहों की, यानी कि उदाहरण के रूप में, तो हमने बात की महिलाओं के भी दबाव समूह हैं, श्रमिकों के भी हैं, किसानों के भी हैं और उद्योगपतियों के भी हैं। उन्हीं में से उदाहरण है हम बात करेंगे फिक्की की, जो कि उद्योगपतियों का दबाव समूह है, और एसोचैम।
तो इस प्रकार इस भाग में हमने देखा कि भारतीय लोकतंत्र के अहम हिस्से के रूप में कौन कौन विद्यमान है। हमने कहा राजनीतिक दल भी भारतीय लोकतंत्र को महान बनाते हैं क्योंकि ये हमें विकल्प देते हैं अलग अलग विचारधाराओं के रूप में। इसी तरीके से हित समूह और दबाव समूह भी भारत के लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।